हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौतम कुमार आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। हमने लेक्चर 1 में मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा और साथ साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया। आज हम लोग इस वीडियो में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन अगर देखें, एडिशंस ऑन टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, हम दो मैट्रिसेस का एडिशन तब कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, यानी कंपेरेबल मैट्रिसेस हो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर ऐड किया जाए। तो उसके लिए मान लिया जाए कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे और उसका ऑर्डर m बाई n, एंड अनदर मैट्रिक्स बी जिसका एलिमेंट बी आई जे और इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है m बाई n। तो अगर हम दोनों मैट्रिसेस का अगर एडिशन करें तो जैसे मैंने बताया कि दोनों मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम है तभी हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, और एडिशन कुछ ऐसा होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दैट इज A11 को B11 के साथ ऐड करेंगे और एलिमेंट्स को पहचानना उसके पोजीशंस के अनुसार, जो कि हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया। साथ साथ में आफ्टर एडिशन जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा, यानी एडिशन ए और बी का जो ऑर्डर होगा वो हमारा m बाई n, यानी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर में a एंड b मैट्रिसेस है। इस पर अगर हम जस्ट अगर इसका अगर मीनिंग समझें, जैसा मैंने पहले ही बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे दो मैट्रिसेस का अगर वो दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का है तब। सो इसके लिए अगर एक एग्जांपल देखा जाए सिंपल सा, तो हमने एक मैट्रिक्स लिया A जहां पर मैट्रिक्स A जो है वो 2/3 ऑर्डर का एंड मैट्रिक्स B भी जो है वही सेम ऑर्डर 2/3 ऑर्डर का। अब अगर यहाँ एडिशंस अगर किया जाए तो एडिशन के लिए बताया गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज 1 का एडिशन 4 के साथ, यानी क्योंकि 1 जो है वो पहले मैट्रिसेस का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और 4 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इन मैट्रिक्स बी। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग आपस में ऐड करते जाएंगे, यानी 5 को 2 के साथ ऐड, सिमिलरली 7 को -5 के साथ ऐड, 0 को 2 के साथ ऐड, -1 को हम लोग 6 के साथ ऐड एंड 2 का एडिशन हम लोग 7 के साथ करेंगे। सो अगर सभी को अगर आपस में ऐड करें, यानी ये आफ्टर एडिशन भी हमारा एक मैट्रिक्स ही होगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने यहां पर ऐड किया। और फर्दर अगर इन टर्म को अगर सॉल्व करें, जैसे 1 + 4 5, सिमिलरली और अदर वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिला। फिर से अब अगर हम अपने थ्योरी को रिवाइज करें कि दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम ऑर्डर का हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स हमारा ऑब्टेन्ड होगा, यानी ए और बी का एडिशन, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर के सिमिलर होगा। सो हम लोग यहां पर भी देख रहे हैं कि आफ्टर एडिशन जो हमको मैट्रिक्स मिला वो भी 2/3 ऑर्डर का है। सो अब अगर हम कुछ प्रॉपर्टी देखें मैट्रिक्स के एडिशंस का, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हुआ कि अगर ए और बी जहां पर एडिशंस डिफाइंड हो, यानी दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो, जहां पर हमने लिखा m/n ऑर्डर का, तो हम आइदर a + b लिखें या b + a लिखें, ये दोनों ही सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स एडिशन
हमारा एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, यानी ए, बी और सी अगर तीन मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का है तो हम आइदर ए प्लस बी प्लस सी करें या ए प्लस बी प्लस सी करें, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा, यानी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स का एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी इस पर एग्जिस्ट करता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर हम इस किसी मैट्रिक्स में अगर ओ मैट्रिक्स, यानी कि ओ जहां पर एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को अगर ऐड करें किसी मैट्रिक्स के साथ या नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को अगर जोड़ा जाए उसी सेम मैट्रिक्स ए को, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, जो कि हमारा कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटीज, यानी ऐड करने पर भी मैट्रिक्स उसी सिमिलर जैसा ही हो। नेक्स्ट, अगर अगले टर्म देखें एडिटिव इनवर्स को, तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स के एडिशंस में, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का और सिमिलरली ओ मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, तो अगर हम ए मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स यानी माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स को अगर आपस में ऐड करें, जहां पर माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर पढ़ेंगे, तो a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए जो कि एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा या नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। नेक्स्ट, कैंसिलेशन लॉ भी एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स के एडिशन पर, यानी कि ए बी सी अगर किसी सेम ऑर्डर का, तीनों मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का अगर हो, तो ए प्लस बी अगर ए प्लस सी के बराबर है तो हम ए और ए को कैंसल आउट करके जस्ट कह सकते हैं कि बी और सी भी आपस में बराबर होगा, तभी ऐसा ए प्लस बी और ए प्लस सी एग्जिस्ट करता है। और सिमिलरली बी प्लस ए अगर सी प्लस ए के बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और ए कैंसल आउट, या बोल सकते हैं कि बी बराबर सी के बराबर होगा, यानी बी और सी मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट, हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, सेम एडिशन के जैसा दो मैट्रिसेस का डिफरेंस हम तब परफॉर्म कर सकते हैं या तब एग्जिस्ट करेगा जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज ए एंड बी अगर दो मैट्रिसेस हो सेम, जैसा हमने एडिशन में बताया कि ए मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, तो हम दोनों मैट्रिसेस का अगर डिफरेंस करें तो वो एक अनदर मैट्रिसेस होगा जिसको हम a माइनस बी लिख रहे हैं, जहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया और इस डिफरेंस मैट्रिक्स जो हमारा ऑब्टेन्ड हुआ, यानी a माइनस बी जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ वो भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का a एंड b है, यानी कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन हम लोग तब परफॉर्म करेंगे जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर से अगर इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो मान लिया कि एक मैट्रिक्स है ए एंड अनदर मैट्रिक्स है बी और हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, जहां पर ए और बी दोनों ही सेम ऑर्डर का है। स्पष्ट दिख रहा होगा कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर पहचानने में अगर दिक्कत हो तो आप मेरे पहले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो a माइनस बी, फिर से यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का को अगर सब्ट्रैक्ट करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये 1 माइनस 4, 5 माइनस 2, 7 माइनस ऑफ माइनस 5, सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इस तरीके से हमारा ये जो रिक्वायर्ड ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही सेम ऑर्डर है जिस मैट्रिक्स में जो ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स ए एंड बी का था। सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर कहें, जहां पर हमने एडिटिव इनवर्स के दौरान बताया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर में हम लोग नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस के बारे में आइडिया क्लियर कर लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर कहता है
जहां पर स्केलर एक नन मैट्रिक्स पार्ट होगा। यानी कहने का मतलब कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए m बाई n और उसका एलिमेंट है ए आई जे, और के अगर कोई स्केलर है तो अगर हम इस स्केलर से अगर मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करें तो ये जस्ट लिखा जाएगा के ए, यानी 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स, जहां पर के का वैल्यू के जो है उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका भी ऑर्डर यानी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो के ऑब्टेन्ड हुआ तो के मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारा वही होगा जो ए मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है। सो इस पर अगर एक एग्जांपल अगर देखें या सिंपली अगर पहले इसको नॉर्मल मीनिंग्स में अगर समझें तो कहेंगे कि एवरी एलिमेंट्स या ईच एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के। सो एग्जांपल अगर देखा जाए, मान लिया जाए कि ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का और हमें यहां पर 2 टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स कहा गया। सो ए एक मैट्रिक्स और 2 यहां पर एक स्केलर है, तो 2 अगर स्केलर है तो 2 ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2a बराबर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स। सो 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ 5, जो कि हम यहां लिखते चले जा रहे हैं, और सभी एलिमेंट्स को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो मैट्रिक्स मेरा ऑब्टेन्ड हुआ वो मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का है जो मैट्रिक्स हमारा जो ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स ए का था। नेक्स्ट अगर इस पर अगर प्रॉपर्टी अगर देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर ए एंड बी अगर कोई दो मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का और k अगर एक स्केलर है तो हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें या स्केलर से मल्टीप्लाई करें इंडिविजुअल मैट्रिसेस को और देन ऐड करें, ये दोनों सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मैट्रिक्स कोई एक है ए मैट्रिक्स और दो डिफरेंट स्केलर है ए और बी, तो हम दोनों स्केलर को ऐड करें देन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें या दोनों स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया जाए तो वो दोनों सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। यानी एक से सिंपल है ये हमारा 3 जो ऑपरेशंस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली ए हमारा एक मैट्रिक्स हो और के अगर एक स्केलर है तो माइनस ऑफ ए के यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स समझाना चाह रहे हैं, जहां पर के जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो माइनस ए हो जाएगा, या माइनस के या के इंटू माइनस ए, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होगा तो बराबर। नेक्स्ट अगर अगला देखें कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ए कोई मैट्रिक्स है एंड ए एंड बी अगर कोई स्केलर है तो हम आइदर ए बी ए यानी ए बी को ए मैट्रिक्स के साथ गुना करें देन ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या हम लोग ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो दोनों सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर आपस में बराबर हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन अ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन अ सेकेंड मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तब हमारा वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो इसको पहले हम एक मैट्रिक्स ए एंड बी और उसके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के अनुसार अगर समझाएं तो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n, जहां पर ए आई जे उसका एलिमेंट, एंड अनदर मैट्रिक्स बी जिसका एलिमेंट है बी जे के और जिसका ऑर्डर n बाई पी और पहले मैट्रिक्स का अगर हम देखें तो m बाई n, जहां स्पष्ट दिख रहा होगा कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या को बराबर रखा गया। मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हो तभी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, और प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स ही होगा जिसके मैट्रिक्स को हम लोग लिखे हुए हैं एलिमेंट सी आई के, जहां पर ये n पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स
और n जो है यहाँ, तो सेकेंड मैट्रिक्स यानी बी का नंबर ऑफ रोज। तो इसके अलावा जो टर्म बचा रह गया, यानी पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स p, तो वही हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा m बाई p, जहां पर Cij एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स को हम लोग अभी जस्ट इस टाइप के टर्म से लिख रहे हैं, जिसको हम लोग एक एग्जांपल्स में और क्लियर से समझें। यानी दैट इज कहने का मतलब Cik जो है, यहां से अगर समझा जाए, यानी यहां पर पहले अगर हम रो को अगर सिलेक्ट करें, यानी एक रो को सिलेक्ट करें और दूसरे मैट्रिक्स के एक कॉलम को अगर सिलेक्ट करें, तो AI1 और B1K का प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली AI2 B2K के साथ प्रोडक्ट होगा, और डॉट डॉट सिमिलरली AIN जो होगा वो हमारा BNK के साथ मल्टीप्लाई होगा, और सभी प्रोडक्ट का सम वो एलिमेंट्स बनेगा हमारे AB प्रोडक्ट का, अगर हम A मैट्रिक्स मानते हैं पहले वाले पोर्शंस को और B मैट्रिक्स दूसरे वाले पोर्शंस को। तो इस तरीके से उसका एलिमेंट डिफाइंड होगा, यानी कि शिफ्टिंग के साथ हम लोग एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करते जाएंगे, और प्रोडक्ट का जो सम होगा वो सम हमारा प्रोडक्ट का कोई पार्टिकुलर एलिमेंट्स बनता जाएगा। यानी कहने का मतलब जो बात हम बोले कि प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज ए एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स दैट इज बी, तो तभी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड होगा। अब ऑर्डर अगर बोले, तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m बाई n और दूसरे मैट्रिक्स का मस्ट है कि n बाई समथिंग होगा, जहां पर हमने n बाई p लिखा, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होगा। अब जो भी टर्म इसमें बचा हुआ रहा, यानी कि पहले में m और दूसरे में p, वही हमारा प्रोडक्ट ए बी का रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा। यानी हम लोग यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा भी बना सकते हैं, या वैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे जहां पर कुछ कंडीशंस पूछ लिया जाए कि कब ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और उसका रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स क्या होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट अगर टर्म को देखें कि यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज को अगर समझा जाए, प्रॉपर्टीज नहीं कहा जाएगा, यहां पर कहेंगे कुछ अलग अलग कंडीशंस जो कि प्रोडक्ट्स में हम लोग को जानने की जरूरत है, कि अगर हम ए बी का प्रोडक्ट अगर कर पा रहे हैं, तो ये कहीं नहीं संभव है कि वहां पर बी ए भी पॉसिबल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का यानी प्रोडक्ट पॉसिबल होता है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के सिमिलर रहने के बाद। तो ए बी अगर किसी मैट्रिक्स के यानी ए और बी मैट्रिक्स में अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर बी ए भी पॉसिबल होगा। सेकेंड अगर अगला कंडीशन देखें कि ए बी और बी ए अगर दोनों ही डिफाइंड हो, यानी ए बी एग्जिस्ट करता हो एज वेल एज बी ए भी एग्जिस्ट करता हो, तो हो सकता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट हो जाए, यानी ए बी एंड बी ए मे नॉट बी इक्वल, यानी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर अगला एक एग्जांपल देखें इसके प्रोडक्ट को समझने के लिए, अगर एग्जांपल में मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारा है ए और दूसरा मैट्रिक्स बी, जहां पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 और सेकेंड मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 3/2। सो पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3 और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या 3, सो प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग यहां पर अगर इसके ऑर्डर को पहले ही समझें, तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 3/2। तो 2/3 एंड 3/2, सो 3 और 3 का सिमिलर रहना इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है कि ए बी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, और आफ्टर प्रोडक्ट जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमारा 2/2 होना चाहिए, जैसा हमने अभी जस्ट थ्योरी में पढ़ा। यानी इस टर्म को विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए भी हम ए बी प्रोडक्ट जहां पर ए बी का एग्जिस्टेंस हो उसके ऑर्डर का पता हम लोग लगा सकते हैं।
नेक्स्ट अगर अगले टर्म को अगर देखें, यानी ए बी का अगर प्रोडक्ट अगर किया जाए तो ए बी का प्रोडक्ट, तो ए और बी को हमने लिखा। अब यहां पर देखना है यहां पर कि अगर ए का, जैसा हमने यहां पर बताया कि किसी एक रो को फिक्स करेंगे पहले मैट्रिक्स में और किसी एक कॉलम को फिक्स करेंगे हम लोग दूसरे मैट्रिक्स में, और सभी एलिमेंट्स का हम लोग प्रोडक्ट करके शिफ्टिंग के साथ प्रोडक्ट का जो सम होगा वो एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स बनेगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। सो हम अपने पहले एक रो को अगर सिलेक्ट करें 1 माइनस 2 और 3, और सेकेंड मैट्रिक्स में एक कॉलम को अगर फिक्स करें 2 4 2, सो 1 का प्रोडक्ट होगा 2 के साथ, फिर -2 का प्रोडक्ट होगा 4 के साथ, और फिर 3 का प्रोडक्ट होगा 2 के साथ, और ये सभी प्रोडक्ट का जो सम होगा वो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बनेगा ए बी मैट्रिक्स में। तो जस्ट हमने ऐसा ही काम किया, यानी फिर से अगर इस टर्म को अगर समझे, या हम लोग अगर सेकेंड रो से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो सेकेंड रो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और सभी के प्रोडक्ट का हम लोग सम करें तो जिसके कारण हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो का एलिमेंट ऑब्टेंड होगा, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऑब्टेंड होगा ए बी मैट्रिक्स का। सो इस तरीके से अगर सभी का प्रोडक्ट अगर लिखें तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, नेक्स्ट -2 इंटू 4, जो कि हमने यहां लिखा -2 इंटू 4, नेक्स्ट 3 इंटू 2, और सभी के प्रोडक्ट का सम किए। सिमिलरली अगर हम पहले कॉलम को फिक्स रखें हम अपने सेकेंड मैट्रिक्स में और दूसरे रो से अगर मल्टीप्लाई करें फिर से सिमिलर इसी के जैसा, जैसा हमने यहां पर बताया कि उसके जैसा ही अगर मल्टीप्लाई करें तो -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई होगा हमारा 4 के साथ, और नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। इस तरीके से पहले कॉलम फर्स्ट सेकेंड मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ हमारा, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे सेकेंड मैट्रिक्स के। नेक्स्ट कॉलम पर अगर देखें तो 3 5 और 1, सो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, नेक्स्ट हमारा -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और सभी के प्रोडक्ट का हम लोग सम करेंगे। और सिमिलरली फिर नेक्स्ट टर्म -4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और सभी के प्रोडक्ट का अगर सम करें तो ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट्स मिलेगा। सो हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट हुआ जब हम पहले मैट्रिक्स में रो को फिक्स रखे और सेकेंड मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम को फिक्स रखे, और सभी का शिफ्टिंग वाइज हम लोगों ने प्रोडक्ट किया। इसी कारण से बताया गया था कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि यहां शिफ्टिंग के साथ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट करते हैं एलिमेंट्स का शिफ्टिंग के साथ और फिर उसका एडिशन किया जाता है, तो सभी टर्म का दोनों फैक्टर अवेलेबल हो सके प्रोडक्ट होने के लिए, तो उसके लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या सिमिलर होना चाहिए। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखें, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि ए और बी अगर दो मैट्रिसेस है तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो भी सकता है और नहीं, जैसा मैंने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन वाले पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ा। अब यहां पर जैसा हमने बताया था वहां कि ए बी और बी ए अगर दोनों एग्जिस्ट भी करता हो तो भी इसका वैल्यू मे और मे नॉट बी इक्वल होगा। सो कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। सेकेंड, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, यानी ए एंड बी एंड सी, ए बी एंड सी अगर कोई मैट्रिसेस है, ऑर्डर हमने उसी तरीके से रखा जहां पर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे। सो ए बी सी के प्रोडक्ट को ए से गुना करें या ए बी के प्रोडक्ट को अगर सी से गुना करें तो ये ऑलवेज आपस में इक्वल होगा, और ये हमारा एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली नेक्स्ट,
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी दैट इज ए, बी और सी अगर तीन कोई मैट्रिसेस है जिसमें ऑर्डर कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया जहां पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एग्जिस्ट कर सके। सो जहां पर लिखे कि ए का ऑर्डर m बाई एन और b और c दोनों का ऑर्डर n बाई p, क्योंकि यहां पर हम लोगों को b और c का एडिशन करना है, तो a इंटू बी और c का एडिशन यानी सम जो होगा वो बराबर होगा ab प्लस ac, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, यानी ए अगर कोई मैट्रिक्स है और आई एन जिसको हमने पिछले ही लेक्चर में बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड या उसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, वो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी कि ए को आई से गुना करें या आई को ए से गुना करें वो ए के बराबर होगा, यानी जस्ट लाइक कंसीडर होगा कि आई जहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, ए अगर कोई मैट्रिक्स है और वो एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा, या जीरो मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट भी हमें जीरो प्रोवाइड करेगा, यानी कि जीरो मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स इंटू जीरो मैट्रिक्स जहां पर ऑर्डर यानी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड हो वो ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए बी मैट्रिक्स अगर जीरो मैट्रिक्स है तो इसका कहीं मीनिंग नहीं होता है कि ए और बी में से कोई ना कोई एक जीरो मैट्रिक्स हो या दोनों जीरो हो। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट करके हम लोग सम किए उसका सम ही जीरो हो, जिसके कारण हमें जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हमारे अच्छे क्वेश्चंस में इसका हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर, और अगर हमें ए स्क्वायर डिमांड किया जाए तो ए स्क्वायर ये पावर वाले टर्म को हम जस्ट कह सकते हैं कि सिमिलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, यानी कि ए का पावर 2 यानी ए इंटू ए का पावर 3, तो फिर से ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। इस तरीके से किसी मैट्रिक्स का कोई भी पावर के टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला टर्म, और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कि अगर कोई फंक्शंस अगर डिफाइंड हो, जहां पर हमने फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन हो अगर, या इसी बात को ऐसे कहें कि अगर कोई पॉलिनोमियल हो इन टर्म्स ऑफ एक्स और अगर उस पॉलिनोमियल में ए मैट्रिक्स हम लोग एज अ इनपुट देना चाहें या इनपुट बनाए, तो हमारा जो मैट्रिसेस होगा यानी एफ ए जो होगा उसका वैल्यू जस्ट हम लोग x के जगह अगर x को अगर a से रिप्लेस करें तो जहां जहां पर भी x है उसके जगह पर हम लोग a को पुट करते जाएंगे, यानी a के पावर के रूप में हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतना ही हम लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में जानना था। एडिशन, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2, बस इतने ही थ्योरी पर बेस्ड करके हमसे क्वेश्चन बनवाया जा रहा है। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखें जहां पर तीन मैट्रिक्स हमारा गिवन है, ए मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर है 2/2, नेक्स्ट बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 और सर्टेन एलिमेंट्स है, और सी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का। हमसे सबसे पहला टर्म डिमांड किया जा रहा है ए प्लस बी। एडिशन का हम लोग थ्योरी हमने पढ़ा कि दो मैट्रिसेस ऐड तब किया जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो यहां पर रियली में ए बी और सी तीनों का ऑर्डर सेम, और हमें जरूरत है सिर्फ ए और बी का सेम ऑर्डर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके हम लोग ए और बी को ऑब्टेन करेंगे, जैसा एग्जांपल हमने थ्योरी के दौरान देखा। यानी यहां पर 2 को ऐड किया जाएगा 1 के साथ, 4 को ऐड करेंगे हम लोग 3 के साथ, सिमिलरली
3 को ऐड किया जाएगा -2 के साथ एंड 2 को हम लोग ऐड करेंगे 5 के साथ। तो इस तरीके से सभी को अगर ऐड किया जाए, सभी को अगर ऐड करें और फर्दर इसको अगर सॉल्व करें, यानी 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 +1 और 2 + 5 7 और यही इसका रिक्वायर्ड सम होगा। नेक्स्ट a-b, फिर से a-b परफॉर्म होने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा एडिशन किया गया। फर्दर अगर सबको अगर सब्ट्रैक्ट करें यानी 2 - 1, 4 - 3, 3 - -2, 2 - 5 और फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट कहा जा रहा है 3a - c, 3a - c यानी a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर 3। सो a मैट्रिक्स को हम लोग फर्स्ट पहले 3 से मल्टीप्लाई करें और देन सब्ट्रैक्ट कर दें उसे c मैट्रिक्स से। सो 3 टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा 3 से, जैसा हमने स्केलर का मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर में पढ़ा। तो ये हमारा टर्म 3 × 2, 3 × 4 और 3 × 3 और 3 × 2। सो फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो फिर से ये एक मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का फर्दर अगर डिफरेंस निकाला जाए, सब्ट्रैक्शन निकाला जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट है ए बी, जहां पर एक प्रोडक्ट दिया गया कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करो। तो पहले तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि क्या ए बी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो हम लोग अगर ए मैट्रिक्स में अगर देखें तो ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2 और बी मैट्रिक्स में रो की संख्या 2। सो ए बी का एग्जिस्टेंस है। तो अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि पहले मैट्रिक्स में हम लोग रो को फिक्स रखेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम को फिक्स रखेंगे और शिफ्टिंग के साथ प्रोडक्ट करके हम लोग सभी टर्म का सम करेंगे। सो दैट इज कहने का मतलब कि 2 × 1 और 4 × -2 और फिर दोनों प्रोडक्ट का एडिशन किया जाए यानी सम किया जाए, यानी प्रोडक्ट कर का सम करेंगे और उसके कारण हमारा हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिलता जाएगा प्रोडक्ट का। सो अगर उस तरीके से अगर प्रोडक्ट करें यानी कहने का मतलब 2 × 1 + 4 × -2 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट हुआ। नेक्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अगर प्रोडक्ट करें तो 3 × 1 और 2 × -2, 3 × 1 यानी दैट इज कहने का मतलब फिर से एक बार समझिए 3 × 1 और 2 × -2। सिमिलरली अगर हमारा फर्स्ट कॉलम से अगर ऑल रो अगर मल्टीप्लाई हो गया तो हम लोग सेकेंड कॉलम में अगर शिफ्ट करें, सेकेंड कॉलम से फिर से उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ये कुछ फिर से ऐसा होगा कि 2 × 3 और 4 × 5 यानी कहने का मतलब कि फिर से देखिए हम लोग 2 को मल्टीप्लाई किए 3 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई किए 5 के साथ और नेक्स्ट हमारा फिर 3 मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, यानी इस तरीके से शिफ्टिंग करके अगर प्रोडक्ट किया जाए तो हमारा सभी प्रोडक्ट का सम इस तरीके से ऑब्टेन्ड होगा और जिसे फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारा बी ए मैट्रिक्स, बी ए हम लोग को फाइंड करना है। तो फिर से बी का ऑर्डर 2/2 यानी कॉलम की संख्या 2 और ए मैट्रिक्स में रो की संख्या 2। सो प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस है। फिर से अगर उसी तरीके से इसे अगर मल्टीप्लाई किया जाए, उसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई किया जाए शिफ्टिंग के साथ तो हमारा ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो आएगा वो हमारा 1 × 2 × 3 × 2, नेक्स्ट हमारा उस तरीके से 3 × 3, नेक्स्ट फिर -2 × 2 और 5 × 3, यानी फिर से सिमिलर उसी तरीके से प्रोडक्ट करें तो इसका रिक्वायर्ड आंसर हमारा 11 10 11 2 और जहां पर दोनों में ही देखा जाए कि ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का, तो इसका रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा वो भी हमारा 2/2 ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर मैट्रिसेस का एडिशंस
को फोकस करके कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, और एडिशन का हमेशा प्रॉपर्टी समझना है कि दोनों मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर का है तब एडिशन परफॉर्म होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे। सो ए के साथ ऐड होगा, सिमिलरली बी को हम लोग बी के साथ ऐड करेंगे जो स्पष्ट यहां दिख रहा होगा। नेक्स्ट माइनस बी ऐड होगा प्लस बी के साथ, यहां ऐड हुआ, और ए को ए के साथ ऐड करेंगे, यानी एक से सिंपल, जो कि एक क्वेश्चन ही हम लोग थ्योरी के दौरान देखे और उसी टाइप का टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। फर्दर सभी को अगर ऐड करें तो ए और ए 2a के बराबर एंड माइनस बी और प्लस बी 0 के बराबर। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा 2a प्लस 2b, सॉरी 2a 2b 0 2a। नेक्स्ट अगला मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है फिर से 2x2 ऑर्डर का दो मैट्रिसेस, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद जो टर्म हमारा दिखा, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा टर्म यहाँ पर दिख रहा है, सभी को होल स्क्वायर के टर्म में अगर हम लिखें तो मेरा पहला एलिमेंट्स जो होगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड b प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि एक कैलकुलेशन है, हम इसे जैसा भी सिंपल फॉर्म में लिख सके वैसा काम हम लोग को करना है। थर्ड भी हमारा एडिशन, थर्ड एग्जांपल जो है वो 3x3 ऑर्डर का दो मैट्रिसेस, जहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करेंगे। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर ऐड किया जाए, जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग समझ गए होंगे कि 1 -1 को 12 के साथ ऐड, 4 को 7 के साथ और -6 को 6 के साथ, और उस तरीके से सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर ऐड किया जाए तो वो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ एग्जांपल फिर से एक एडिशन, जहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का यूज किया, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आपस में ऐड होगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर जोड़ें और फर्दर यहां ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशन, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगेन 1 के बराबर, यानी यहां पर जितना भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अनुसार सभी 1 के बराबर होगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर कंसीडर किया गया है प्रोडक्ट को। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो फिर से 2x2 ऑर्डर का दो मैट्रिसेस जिसका प्रोडक्ट करना है, यानी यहां पर पहले में कॉलम की संख्या 2 और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या 2। सो यहां पर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। अब फिर से अगर हम प्रोडक्ट करें, जो कि करने का हमारा प्रोसेस कि पहले मैट्रिसेस में हम लोग रो को फिक्स रखें और सेकेंड मैट्रिसेस में कॉलम को फिक्स रखें, यानी सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम को फिक्स रखकर फर्स्ट मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी रो को मल्टीप्लाई करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शिफ्टिंग के साथ और फिर उसका एडिशन किया जाए। मोस्ट प्रोबेबली वो समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार समझिए, यानी a इंटू ए, नेक्स्ट b इंटू बी, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट का सम होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर अगले रो को अगर देखें तो माइनस बी इंटू ए एंड नेक्स्ट ए इंटू बी, और फिर से इन दोनों का सम, तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट मिला। सिमिलरली अगर फर्स्ट कॉलम से हम अपना फर्स्ट कॉलम जो कि सेकेंड मैट्रिक्स का, उससे अगर प्रोडक्ट का सम हो जाने के बाद अब हम लोग शिफ्ट करेंगे सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम में अगर देखें तो फिर से a मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी एंड b मल्टीप्लाइड बाई a, और नेक्स्ट माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी एंड a मल्टीप्लाइड बाई a, और इस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट किया। तो फर्दर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर माइनस ए बी प्लस ए बी, यानी सबको अगर सॉल्व करें तो इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 और 0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल को अगर देखें तो फिर से हमारा पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या 1 और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या 1, यानी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। पहले मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 और दूसरे मैट्रिक्स में हमारा कॉलम की संख्या 3। सो आफ्टर प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स हमारा ऑब्टेन्ड होगा वो 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए। फिर से अगर हम लोग प्रोडक्ट अगर करें तो पहले कॉलम को फिक्स रखेंगे, यानी 2 को फिक्स रखें और ईच एंड एवरी एलिमेंट्स
ईच एंड एवरी रो के साथ मल्टीप्लाई किया जाए फर्स्ट मैट्रिक्स के, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगला कोई एलिमेंट शिफ्टिंग के लिए है ही नहीं, सो हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, यानी 1 इंटू 2, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि प्रोडक्ट का सम हो रहा था। फिर इसी 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2, नेक्स्ट हमारा 2 इंटू 3, यानी हम लोगों ने सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से ईच एंड एवरी रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट मैट्रिक्स का। फिर हम लोग सेकेंड कॉलम को अगर देखें, सेकेंड कॉलम के अनुसार अगेन प्रोडक्ट होगा, तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, और सिमिलरली 4 के साथ यानी थर्ड कॉलम के साथ भी प्रोडक्ट करें, और फर्दर अगर इसे सॉल्व आउट करें तो हमारा इस तरीके से रिक्वायर्ड आंसर आएगा कि 2 3 4 4 6 8 6 9 एंड 12, और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ इन दोनों मैट्रिसेस का। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल नंबर 3, अगेन ये फिर से एक प्रोडक्ट का, जहां पर पहले मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2 बाई 2 और दूसरे मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2 बाई 3, सो हमारा रिक्वायर्ड जो है रिजल्ट आएगा वो हमारा 2 बाई 3 ऑर्डर का होगा, जो कि हम लोग स्पष्ट समझ रहे हैं कि पहले का रो और दूसरे का हमारा कॉलम वो हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा, और पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो हमारा ये शो करता है कि प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। सो यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। सो अगर फिर से उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट करें, तो प्रोडक्ट अगर किया जाए, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को समझ आ रहा होगा, ये प्रोडक्ट फिर से आप उसी तरीके से सिमिलरली कीजिएगा, तो इस तरीके से इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा। ये भी पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या 3, प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा। फिर से अगर हम लोग उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट करें, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को फिक्स रखें और ईच एंड एवरी रो के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसी तरीके से सभी के प्रोडक्ट का अगर हम सम करते जाएं तो हमारा ईच एंड एवरी एलिमेंट्स मिल जाएगा, जिसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करें, फर्दर अगर कैलकुलेट करें, तो इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमें ये समझ में आने लगा कि आप लोगों को ये समझ में प्रोडक्ट आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। फिर से एक बार सुनिएगा कि सेकेंड मैट्रिक्स का हम कॉलम को फिक्स रखेंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स के हर रो के साथ उसको शिफ्टिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उस प्रोडक्ट का सम करके हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं अपने पहले कॉलम का। फिर सेकेंड कॉलम पर अगर टर्म को लाएं तो सेकेंड कॉलम का वो हमको एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा, और सिमिलरली फिर थर्ड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते जाएं हर रो के साथ, तो वो हमारा थर्ड कॉलम का ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट इज 42, 56 एंड 70 प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट 5 नंबर एग्जांपल, फिर से हम लोग देखें 5 में पहले मैट्रिसेस का कॉलम की संख्या 2 और दूसरे में रो की संख्या 2, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। फिर से एक बार सिमिलर उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, और दोनों के प्रोडक्ट का सम ने लिखा। सिमिलरली फिर से इसी कॉलम से सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से दूसरे रो को मल्टीप्लाई करें, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू -1, फिर अगला -1 इंटू 1 और 1 इंटू -1, और सभी का हम लोग प्रोडक्ट करते गए, जिसके कारण हमारा पहला कॉलम ऑब्टेन्ड हुआ। फिर नेक्स्ट अगर सेकेंड कॉलम 0 2 को अगर देखें, उसके एलिमेंट हैं 0 2, फिर से शिफ्टिंग के साथ अगर सभी का प्रोडक्ट अगर किया जाए, तो फिर से हमारा टर्म जो होगा वो फिर से 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 1 इंटू 2, और उन दोनों का प्रोडक्ट का सम। सिमिलरली सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, तो 3 इंटू 0, 2 इंटू 2, और इसी तरीके से हम लोग सभी का अगर प्रोडक्ट करें तो ये हमारा फिर से रिक्वायर्ड रिजल्ट इस टाइप का प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, फिर से अगर उसे सिमिलर टाइप का अगर प्रोडक्ट करें, तो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट करने के बाद हमारा कुछ रिजल्ट इस टाइप का आएगा। फिर से एक बार यहाँ पर इस टाइप को टर्म को समझिए कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा था 2 बाई 3, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 3 बाई 2। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या 2 3 के बराबर
और सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या 3 के बराबर, यानी ये दोनों अगर सिमिलर है तो बचा हुआ जो टर्म होगा वही हमारा ऑर्डर बनेगा प्रोडक्ट का, जो कि स्पष्ट यहां पर हम लोग को दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले एग्जाम्पल में अगर देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 फिर से एक टाइप का हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड करके एक क्वेश्चन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस इसी बातों का ध्यान रखना है कि ऑर्डर अगर दोनों मैट्रिसेस का अगर सेम है तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सो पहला हमारा टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है a प्लस बी, तो a और b को हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़ें, यानी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, सिमिलरली 2 प्लस माइनस 1, नेक्स्ट माइनस 3 प्लस 2, 5 प्लस 4, 0 प्लस 2 या 2 प्लस 5, जिसको हम यहाँ पर बार बार बोलते चले जा रहे हैं कि 2 प्लस 5। नेक्स्ट हमारा 1 प्लस 2, सो यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 0 सिमिलरली, और 1 प्लस 3, और सभी को अगर सॉल्व करें तो ये हमारा पार्टिकुलर रिक्वायर्ड a प्लस बी आएगा। सिमिलरली b माइनस सी, दोनों मैट्रिक्स सिमिलर ऑर्डर का, और हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें और इसे अगर फिर से सॉल्व आउट किया जाए तो वो इस तरीके से हमारा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से अगला टर्म यहां पर एक वेरीफाई करने के लिए कहा गया कि a प्लस बी माइनस सी बराबर प्रूफ कीजिए a प्लस बी माइनस सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर चलना शुरू करें, जहां पर हम लोगों ने a b माइनस सी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया था, लेकिन फिर से अगर उसे फ्रेश तरीके से अगर बनाया जाए तो हम सभी मैट्रिसेस के वैल्यू को पुट करेंगे। पहले हम लोग b और c का डिफरेंस फाइंड आउट करें, जो जैसा मैंने अभी जस्ट किया। फिर सभी टर्म को फाइंड आउट करने के बाद वो a मैट्रिसेस के साथ ऐड होगा, और फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग अगर आपस में ऐड करें तो 1 माइनस 1 0, जिसमें हम लोग ने डायरेक्ट यहां पर इस्तेमाल किया, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड को अगर देखें तो पहले a प्लस बी को सॉल्व किए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने जोड़ा 1 प्लस 3, नेक्स्ट हमारा 2 माइनस 1, नेक्स्ट हमारा माइनस 3 प्लस 2, यानी इस तरीके से हम लोगों ने एडिशन किया और इसका रिजल्ट कुछ इस टाइप से आया। नेक्स्ट अगर फर्दर अगर इन सभी टर्म को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करें, यानी दोनों मैट्रिसेस को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 4 माइनस 4 0, नेक्स्ट हमारा 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हमारा पहला रो ऑब्टेन्ड हुआ। सेकेंड रो अगर देखें तो 9 माइनस 0 यानी कि 9, 2 माइनस 3 यानी कहने का मतलब माइनस 1, और 7 माइनस 2 मतलब 5। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग अगर थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, 3 माइनस 1 2 के बराबर, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 होगा, सो 1 के बराबर, और सिमिलरली 4 माइनस 3 हमारा 1 के बराबर। यानी यहां पर हम लोगों ने देखा कि LHS का टर्म और RHS का टर्म दोनों आपस में बराबर, सो ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिर से यहां पर स्केलर के साथ एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को जोड़ा गया है सब डिफरेंस के साथ, यानी सब्ट्रैक्शन के साथ। तो पहले हम लोग 3a अगर ऑब्टेंड करें तो मैट्रिक्स a को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बारे में हमने थ्योरी में क्या बताया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सिमिलरली दूसरे मैट्रिक्स जो कि हमारा 5b है, तो b मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए और उसे कैंसल आउट करें या सॉल्यूशन करने के बाद हमारा इसे 2 बाई 3 इंटू 3, तो 3 और 3 कैंसल आउट, हमारा 2 होगा। सिमिलरली सभी टर्म को अगर देखें तो इस तरीके से ये 3a का वैल्यू और ये हमारा माइनस 5b का वैल्यू। अब दोनों को फर्दर अगर सब्ट्रैक्ट करें, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर डिफरेंस किया जाए, तो डिफरेंस करने के बाद चूंकि हमारा हर एलिमेंट यहाँ पर सिमिलर दिख रहा है, सो इसका रिजल्ट लगता है 0 बाई 0 0 का ही आना चाहिए, यानी एक जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर फिर से एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन के टर्म को जोड़ा है। हम लोग अगर टर्म को अगर देखें तो पहले तो स्केलर कॉस थीटा यहाँ स्केलर है,
लेकिन यही कॉस थीटा जब मैट्रिक्स के साथ शामिल है तो वो एक उस मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग उस स्केलर यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का स्केलर वैल्यू कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई होकर कुछ इस टाइप से मिला। और अगर इसे फर्दर अगर हम लोग ऐड करें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर, और हमारा बाद बाकी जो दोनों टर्म है सिमिलर होने के कारण वो कैंसल आउट, जिसका रिजल्ट हमारा 1001 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक तरीके का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, बस वो दो मैट्रिसेस को एक साथ यानी जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा जोड़ा है। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को अगर देखें तो पहले क्वेश्चंस में x और y दो मैट्रिक्स इन्वॉल्व और दोनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और हम लोगों को क्वेश्चन ने दो इक्वेशन प्रोवाइड कर रखा है। तो दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम लोग कंसीडर कर लें। अब हम लोगों को सॉल्व करने के लिए अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जस्ट एलिमिनेशन मेथड का अगर हम इस्तेमाल करें तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर सेकेंड इक्वेशन के साथ जोड़ दें तो y और y कैंसल आउट होगा और x और x 2 के बराबर यानी 2x के बराबर, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोगों ने जोड़ा तो ये 2x के बराबर। और सिमिलरली इसका राइट हैंड साइड दोनों मैट्रिक्स का भी एडिशन होगा, यानी जहां वहां हम लोग नंबर्स को ऐड करते थे यहां पर हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं। अब दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर ऐड किया जाए तो 7 और 3 10, 0 और 2 और 0 2 और 5 और 3 8। अब 2x बराबर हमारा है इस टाइप से टर्म। अब इस 2 को अगर बराबर के दूसरे साइड अगर ले जाए तो 1/2 होगा। तो 1/2 यानी कि एक स्केलर वैल्यू, और उस स्केलर वैल्यू से अगर एवरी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें यानी दैट इज 1/2 से सभी को मल्टीप्लाई करें, या कह सकते हैं 2 से हम लोग सभी को डिवाइड करें तो ये हमारा x का वैल्यू प्रोवाइड होगा। यानी 10/2 5, 0/2 0, 2/2 1 और 8/2 4। इस तरीके से हमारा x ऑब्टेन्ड हुआ। अब इस x के वैल्यू को अगर किसी मैट्रिक्स में या किसी भी इक्वेशंस में अगर हम लोग यूज करें तो वहां से हमारा बाई y का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का ही इस्तेमाल किया। फर्स्ट इक्वेशन का अगर इस्तेमाल करें तो ये x का वैल्यू के जगह पर हम लोग इस पर्टिकुलर टर्म को पुट करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से लिखे। अब y का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो इस टर्म को बराबर के दूसरे साइड ले जाना होगा। दूसरे साइड अगर हम इस टर्म को अगर ले जाएं जिसको फिर से अगर आपस में डिफरेंस करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफरेंस होकर हमारा ये रिक्वायर्ड रिजल्ट y का प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से x का वैल्यू हमारा ये हुआ और y का वैल्यू 2011, ये हमारा y का वैल्यू। फिर से यहाँ पर जो दो इक्वेशन दिया हुआ है सेकेंड एग्जाम्पल में, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 कंसीडर किया। नेक्स्ट फिर से अगर y को अगर हम कैंसल आउट करना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में y को हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करें, और फिर फर्दर अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से 4x 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण, और इसका राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होकर ये मिलेगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन का पोर्शन ये, सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9x, और इसे भी हम लोग अगर फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करें जो कि करना भी है तो ये हमारा टर्म ये होगा। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो ये -5x बराबर इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस, और फिर -5 को अगर बराबर के दूसरे साइड अगर लेकर आए तो ये हमारा कुछ इस टाइप से रिजल्ट आएगा। यानी -1/5 जो है वो सभी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का वैल्यू। फिर x के वैल्यू को अगर किसी भी इक्वेशंस में अगर हम पुट करें जैसा हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर x के वैल्यू को अगर पुट करें तो हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 एक मैट्रिक्स है। अब अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके टर्म को ऐसा लिखा। लिखने के बाद अगर इस वाले टर्म को बराबर के दूसरे साइड भेजें और डिफरेंस अगर किया जाए तो वो कुछ इस टाइप से होगा। और फर्दर अगर 3 को बराबर के दूसरे साइड अगर भेजें यानी 3 से डिवाइड होना या 1/3 से मल्टीप्लाई होगा ये मैट्रिक्स,
और इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट y बराबर कुछ ऐसा आएगा। सो x बराबर हमारा इस टाइप का, x बराबर 2/5 माइनस 12/5 एंड y का वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है x का वैल्यू और एक सिंपल y का वैल्यू प्रोवाइडेड है, एज वेल एज x और y का एक इक्वेशंस भी प्रोवाइडेड है। तो हम लोग इक्वेशन जो प्रोवाइड है वहां पर अगर y के वैल्यू को पुट करें, एक से सिंपल क्वेश्चन, ये पिछले वाले से भी आसान है, और y का वैल्यू पुट करके अगर बराबर के दूसरे साइड भेजें तो 2x बराबर दो मैट्रिसेस का डिफरेंस, और अगर दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा। फर्दर 2x, तो 2 को अगर बराबर के दूसरे साइड अगर भेजा जाए तो ये 1/2 ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जिसे हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हमारा x का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशन के साथ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को शामिल किया है। सो हमारा जो भी कंडीशंस है, यानी जो भी कंडीशन दिया हुआ है, तो हमारा इस टाइप का एक मैट्रिक्स का इक्वेशंस प्रोवाइडेड है, जहां पर इस पहले वाले पार्ट में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स के साथ, फिर उसके प्रोडक्ट में एक मैट्रिक्स का एडिशन जो कि एक मैट्रिक्स के इक्वल है। सो अगर फर्दर अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो पहले स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करें उस मैट्रिक्स के साथ, यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें स्केलर 2 के साथ, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट इस टाइप से देगा, 2 into 1 2, 2 into 3 6, 2 into 0 0 और 2x, और सेम नेक्स्ट मैट्रिक्स को हम लोगों ने एज इट इज रहने दिया। फर्दर अगर इन दोनों मैट्रिसेस को अगर ऐड करें तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा और हम लोग को रिजल्ट दिखेगा 2 प्लस y, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो 2 प्लस y। नेक्स्ट हमारा टर्म 6 प्लस 0 यानी 6, 0 प्लस 1 यानी 1 और 2x प्लस 2। अब हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पिछले लेक्चर्स में ही हम लोगों ने देखा कि दो मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर का है और अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी अगर सेम हो तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो इक्वल मैट्रिक्स होगा, इक्वल मैट्रिसेस होगा। लेकिन यहाँ ऑलरेडी इक्वलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी दोनों ही मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सो 2 प्लस वाई जो होगा 5 के बराबर, जिसे फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमारा y बराबर 3 के। नेक्स्ट 2x प्लस 2 जो है वो 8 के बराबर, तो x का वैल्यू हमारा फिर से सॉल्व करें तो 3 के बराबर। सो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3, और यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिर से क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को हमारे बेसिक ऑपरेशंस के साथ ऐड किया जा रहा है। तो पहले जो दिया हुआ कंडीशंस है उसके अनुसार अगर पहले हम स्केलर को मल्टीप्लाई करें अपने मैट्रिक्स के साथ, तो मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये पार्टिकुलर पोर्शन 2x 2z 2y 2t, सिमिलरली इस टर्म को अगर देखें तो 3 माइनस 3 0 6, और नेक्स्ट ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये पार्टिकुलर टर्म। फिर से अगर ये मैट्रिक्स हमका हर डाटा नोन, सो अगर इस वाले टर्म को बराबर के दूसरे साइड अगर भेजें तो डिफरेंस होकर हमारा ये कुछ इस टाइप से भी आ सकता था, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के ही पोर्शंस को अगर आपस में ऐड कर दें और लास्ट में उसको इक्वेट करें, यानी यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग चेंज भी कर ले सकते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के सभी टर्म को आपस में ऐड किया, तो इस तरीके से 2x प्लस 3 2z माइनस 3, नेक्स्ट 2y प्लस 0 यानी 2y और 2t प्लस 6 यानी 2t प्लस 6। अब दोनों साइड अगर फिर से अगर इक्वेट करेंगे क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए और ऑर्डर भी यहां पर सेम है। सो 2x प्लस 3 9 के बराबर होगा, सो x का वैल्यू हम लोग 3 फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर y के टर्म को अगर देखें तो 2y अगर 12 के बराबर है, 2y 12 के बराबर, तो y का वैल्यू 6। सिमिलरली 2z माइनस 3 15 के बराबर, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो z का वैल्यू 9। नेक्स्ट 2t प्लस 6
जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 18 के बराबर होगा। सो t बराबर हमारा 6 प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से x, y, z और t का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फिर से उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन, यानी 9, 10, 11 तीनों एक टाइप का क्वेश्चन है। फिर से यहां पर दिए हुए कंडीशंस को सॉल्व करके x और y निकालें सिमिलर वे से। तो पहले स्केलर का मल्टीप्लीकेशन एक मैट्रिक्स के साथ, या उल्टा बोल रहे हैं हम कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक स्केलर के साथ। तो इस तरीके से सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा पहला हो जाएगा 2x प्लस 3x, 2x 3x, नेक्स्ट माइनस वाई प्लस वाई, और राइट हैंड साइड हमारा एज इट इज। फर्दर अगर इसे ऐड करें तो फिर से हमें यहाँ पर दो इक्वेशन प्रोवाइड होगा, 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5 अगर इक्वेट किया जाए तो। अब दोनों को अगर फर्दर सॉल्व करें, यानी 2x माइनस वाई बराबर 10, तो इसे हम लिख सकते हैं y बराबर 2x माइनस 10, जो कि जिसको हम लोगों ने पहला इक्वेशन माना। सेकेंड को अगर इक्वेट किया जाए तो 3x प्लस वाई बराबर 5, जहां पर हम लोग फिर से अगर y के वैल्यू को अगर पुट करें, y के वैल्यू को अगर पुट करें और यहां से सॉल्व करके अगर x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो इस तरीके से x का वैल्यू हमारा 3 होगा। फिर इसी x के वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें तो यहां से हमारा y का वैल्यू 2 इंटू 3 यानी 6 और माइनस 10 यानी माइनस 4 इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। सो x बराबर 3 और y बराबर माइनस 4 इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। नेक्स्ट फिर से वैसा ही क्वेश्चन नंबर 12, फिर से अगर उसी तरीके से अगर सॉल्व करें तो 3x फिर से अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कुछ इस टाइप का टर्म होगा, 3x प्लस 3x 3y 3z 3w। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले टर्म को अगर आपस में ऐड करें तो ये ऐड होकर कुछ इस टाइप से होगा। अब दोनों साइड अगर इक्वेट करें और यहाँ पर वेरिएबल की संख्या अगर 4 है तो थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट अगर 3x और x प्लस 4 को अगर इक्वेट करें तो यहाँ से हमें x का वैल्यू यानी x को बराबर के दूसरे साइड ले जाएं तो 2x बराबर 4, सो x का वैल्यू 2 के बराबर। नेक्स्ट x का वैल्यू अगर नोन हो चुका है तो हम लोग दूसरे टर्म को इक्वेट करें। दूसरे टर्म को अगर इक्वेट करेंगे 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के दोनों साइड वाले एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करें, जहां पर x का वैल्यू नोन उसके वैल्यू को अगर पुट करें और सॉल्व करें तो y का वैल्यू 4। सिमिलरली अब x और y अगर नोन है तो हम लोग को के लिए बेटर होगा कि हम पहले 3w और 2w प्लस 3 को इक्वेट करें। तो यहां से w का वैल्यू 3 और फिर फर्दर अगर इक्वेट किया जाए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, जहां पर w का वैल्यू मालूम, इसे फर्दर पुट करने के बाद अगर सॉल्व करेंगे तो z का वैल्यू 1 के बराबर। तो इस तरीके से x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 1 और w का वैल्यू 3 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर fx के रूप में हमारा एक मैट्रिक्स दिया और यहां पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करवा रहा है, जहां पर fy यानी फंक्शन के रिलेटेड कर फंक्शन को रिलेट करके यहां पर हम लोग दो मैट्रिसेस को फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर LHS वाले पोर्शन को अगर देखें तो fx यानी मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ x था, f एक मैट्रिक्स है जो इन टर्म्स ऑफ x है, और fy का मीनिंग हो जाएगा कि वही सेम रूल यानी सेम फंक्शन यानी सेम मैट्रिक्स, जहां पर इनपुट जो होना चाहिए वो x के जगह पर y होना चाहिए। सो यहां पर दो मैट्रिसेस ही अवेलेबल है। अब दोनों के प्रॉपर वैल्यू को अगर यूज करें, यानी मैट्रिक्स एक ही अवेलेबल है, लेकिन अगर हम fx के साथ अगर टर्म को जोड़ें तो x के जगह पर y का लिखा हुआ रहना। अब फर्दर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, जैसा हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे कि फर्स्ट रो और इधर का टर्म फर्स्ट कॉलम, अगर अब प्रोडक्ट करके अगर सम किया जाए तो वो कुछ इस टाइप का टर्म आएगा। अब अगर इसके प्रोडक्ट के जो भी सम आया उस टर्म को अगर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म में ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहां पर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। यहां पर अगर हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी,
ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा और सभी 0 0 वाले टर्म को अगर सॉल्व करें तो वो कुछ इस टाइप का टर्म होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले का हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब अगर इस टर्म को रिलेट करें फिर से एफ के साथ, क्योंकि हमारा रिजल्ट भी जो लाने के लिए कह रहा है वो एफ के सपोर्ट के साथ, यानी एफ में क्या इनपुट रखा जाए, जो कि स्पष्ट दिख रहा है कि x प्लस वाई है। और यहां पर भी अगर हम लोग देखें कि हमारा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, पहला रो, पहला कॉलम का एलिमेंट cos x, तो यहां पर वो cos x प्लस वाई है। सिमिलरली माइनस साइन एक्स, तो यहां पर माइनस साइन एक्स प्लस वाई है। यानी ये एफ रूल को अगर इससे रिप्लेस अगर करें तो यहां पर स्पष्ट दिख रहा होगा कि हर x के जगह पर यहां x प्लस वाई लिखा हुआ है। सो हमारा एफ एक्स वाई यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर प्रोडक्ट जो कंडीशन बताया गया था कि अगर ए बी और बी ए अगर एग्जिस्ट करता है तो भी यह संभव नहीं है कि दोनों आपस में इक्वल ही हो, या इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। तो उस पर बेस्ड करके दो एग्जांपल्स हम लोग को बनवाया जा रहा है। सो पहले अगर हम लोग को यहां पर कहा गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर नॉट इक्वल है, तो पहले हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें, फिर से वैसा ही प्रोडक्ट अगर करें तो इसको प्रोडक्ट करना अब हम लोग को समझ आ गया है। प्रोडक्ट अगर हम लोग इसे करें तो इस तरीके से इसका रिजल्ट कुछ इस टाइप का आएगा। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड को देखें और इसे भी फर्दर प्रोडक्ट करें, स्पष्ट अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो सेम है लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के डेफिनेशन के अनुसार ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों अनइक्वल मैट्रिक्स है, यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं है। सिमिलरली सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और फिर से अगर प्रोडक्ट किया जाए यानी 1 2 3 को -1 0 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी -1 0 2 को 0 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट का सम करेंगे, जो कि हमारा अगला मैट्रिक्स का यानी प्रोडक्ट का हमारा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जिसे फिर फर्दर हम लोग इस टाइप के टर्म में लिखा। नेक्स्ट अगर राइट हैंड साइड को अगर देखें और फिर से अगर उसको प्रोडक्ट अगर करें तो ये हमारा कुछ इस टाइप का टर्म, इस टाइप का टर्म, जहां पर हम लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अनइक्वल मैट्रिसेस है। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फिर से प्रोडक्ट के कंडीशन के अनुसार, जिसमें हम लोगों ने बताया कि डिफरेंट पावर हो सकता है किसी मैट्रिक्स का जिसमें मैक्सिमम टफनेस जाएगा डिग्री 3 तक। सो ए स्क्वायर का टर्म, जिसको हम लोगों ने थ्योरी के दौरान देखा कि ए स्क्वायर जस्ट ए और ए मैट्रिक्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, जहां पर हमने ये फिक्स रखा था कि ए जहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो स्पष्ट भी दिख भी रहा होगा कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सिमिलर है, सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से अगर इसका प्रोडक्ट करें तो ए स्क्वायर मेरा ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ये पार्टिकुलर मैट्रिक्स। अब हमसे डिमांड किया जा रहा है ए स्क्वायर -5 पे +6i, ऐसा क्वेश्चन जहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और साथ साथ में स्केलर का मल्टीप्लीकेशन चारों टर्म शामिल है। तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर -5 पे +6i, जहां पर ए स्क्वायर अभी जस्ट हम लोगों ने ऑब्टेन किया, ए मैट्रिसेस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से मैट्रिक्स के साथ उसे ऐड होना है। तो चूंकि इसके पहले सभी मैट्रिसेस 3/3 ऑर्डर का था, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग 3/3 ऑर्डर का कंसीडर करेंगे, जैसा हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दौरान में बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर फर्दर इसे अगर 5 स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ईच एलिमेंट्स 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये हमें इस टाइप का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब 6 एक स्केलर वैल्यू जो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर इस टाइप का टर्म। अब फर्दर अगर इन दोनों टर्म को ऐड करें और इसे अगर उसे से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हमारा सॉल्व करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर करें तो इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 15 नंबर जैसा ही, बस यहां पर a का पावर 3 डिमांड किया गया,
तो पहले सबसे पहले हम ए स्क्वायर डिमांड करें, ए स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, फिर से सिमिलर प्रोडक्ट जैसा अगर इसे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर का वैल्यू कुछ इस तरीके से आया। फर्दर ए क्यू अगर फाइंड आउट करना है, जैसा मैंने थ्योरी में बताया कि ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, जहां ये फिक्स है कि ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब अगर फर्दर फिर से इसका अगर प्रोडक्ट करें तो इस तरीके से हम लोगों ने ए का पावर 3 का यानी ए का पावर 3 मैट्रिक्स को भी ऑब्टेन किया। अब सभी के वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ पर हमें एक प्रूफ करने के लिए टर्म दिया गया है, जहां पर हम यहाँ गलती से फाइंड लिख दिए हैं प्रूव दैट इतना बराबर जीरो मैट्रिक्स। अब अगर सभी टर्म को अगर हम लोग पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जस्ट एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सभी टर्म इसमें शामिल है। सभी के वैल्यू को पुट करें। अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सभी टर्म को समझ चुके हैं। अब हम लोग स्केलर से गुना करें और इसके बाद फर्दर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर देगा, और यही हमारा क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फिर से पिछले दोनों क्वेश्चन जैसा, बस यहां पर हमें इक्वल कर कर एक अननोन के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी के वैल्यू। फिर से यहां पर हमें डिमांड किया गया, इसका रिक्वायरमेंट है ए स्क्वायर का। तो पहले हम ए स्क्वायर अगर फाइंड आउट करें तो ए स्क्वायर कुछ इस टाइप से। अब हम लोग दिए हुए रिलेशंस का अगर इस्तेमाल करें, यानी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i के बराबर है। अब अगर हम सभी के प्रॉपर वैल्यू को अगर पुट करें तो ए स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट फाइंड किए, के इंटू ए, यानी कि ए के हर एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूंकि इसके पहले जितना भी मैट्रिसेस है वो 2x2 ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम लोग 2x2 ऑर्डर का ही रखेंगे, जिसके कारण एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फर्दर अगर इसे अगर सॉल्व करें तो हमारा के से मल्टीप्लाई हुआ तो ये मैट्रिक्स। अब अगर इसके साथ अगर डिफरेंस अगर किया जाए और फर्दर अगर इक्वेट करें तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट के साथ के शामिल है, तो हम किसी का भी इक्वेट कर किसी के साथ भी अगर इक्वेट कर लें तो सबसे सिंपल पहले ही टर्म के साथ अगर इक्वेट करें या किसी के साथ भी अगर इक्वेट किया जाए तो हमारा यहाँ से के का वैल्यू 1 के बराबर ऑब्टेन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म का इस्तेमाल करवाया। अब चूंकि यहां पर राइट हैंड साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो हम लोग राइट हैंड साइड से ही चलना शुरू करें। अब यहां पर ये मैट्रिक्स एक tan अल्फा बाई 2 पर डिपेंड करने वाला, उसका एलिमेंट tan अल्फा बाई 2 है, तो हम क्यों नहीं यहां पर cos अल्फा sin अल्फा को भी tan अल्फा बाई 2 के टर्म में लिखें, जिससे कॉमन टर्म कुछ कैंसल आउट होगा, यानी सिमिलर टाइप का टर्म हमेशा हम लोगों को दिखेगा। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहां पर हम किस ऑर्डर का वो कंसीडर करेंगे वो डिपेंड करेगा कि उसे किसके साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा रहा है। तो ए मैट्रिक्स चूंकि 2x2 ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ I2 मेंशन होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन I2 या I से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जैसा हमने थ्योरी में बताया था पिछले लेक्चर में कि IN लिखें या सिंपली I भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का जरूरत था, तो हम लोगों ने 2x2 ऑर्डर का इस्तेमाल किया। फर्दर अगर सभी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो कुछ इस टाइप का टर्म होगा। अब tan अल्फा बाई 2 का टर्म हमारा सेकेंड मैट्रिक्स भी प्रोवाइड करे तो हम लोग प्रॉपर उसके मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले का हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, यानी सब मल्टीपल एंगल का, सब मल्टीपल या मल्टीपल कुछ भी कहा जाए, यानी एंगल का हाफ का हम लोग इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ पर देखा जाए कि जितना भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है, यानी सेकेंड मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है सभी का डिनोमिनेटर एक ही पार्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम किसी स्केलर को अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड होता है उस स्केलर से। तो अगर सभी में मल्टीप्लाइड अगर कोई टर्म है तो उससे हम लोग उसे कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर
1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को अगर कॉमन निकाल लें तो एक सिंपल सा टर्म हो जाएगा। फर्दर अगर फिर से मल्टीप्लाई करें यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 टेन अल्फा बाई 2, तो वो इस टाइप का टर्म होगा। सभी सिमिलर टर्म एडजस्ट होने के बाद वो कुछ इस टाइप का टर्म आया जो कि हमारे पिछले स्लाइड में था। सभी का टर्म सिंप्लीफाई हो जाने के बाद अब अगर हम लोग देखें कि इस वाले टर्म से माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन लिया जा सकता है और इस टर्म से टेन अल्फा बाई 2 कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम लोग कॉमन लें तो फिर से हमारा कुछ ऐसा टर्म बनेगा जहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 सभी एलिमेंट्स में ही कॉमन है। अगर उस कॉमन पार्ट को अगर आउटसाइड अगर करें, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट, तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर के साथ जो हम लोग कंसेप्ट जाने उसके अनुसार अगर हम ऐसा करें तो ये हमारा फर्दर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और फाइनली हमें इस टाइप का टर्म मिलेगा। लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस ए का टर्म लाना था, तो इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स के एडिशन में अगर लिखना चाहें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है और ए मैट्रिक्स हमारा कुछ ऐसा है, जिसे फर्दर अगर हम ऐड भी करें तो वो इसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। जैसे 1 प्लस 0 जो कि हमारा 1 के बराबर, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, यानी उस तरीके से हम लोगों ने इसे i प्लस ए के फॉर्म में लिखा। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इस तरीके से हम लोगों ने इस टाइप के प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ड टाइप का प्रॉब्लम दिया गया जहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का उसे समझाया जा रहा है। क्वेश्चन में है कि अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट पे करता है और सेकेंड बॉन्ड जो है वो 7% पर एनम या पर ईयर, जिसमें हम लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से हमें डिवाइड करना है कि 30,000 को किस तरीके से डिवाइड करें और इन्वेस्ट करें डिफरेंट टू फंड्स में या बॉन्ड्स में, जिसके कारण पहला क्वेश्चन है कि उसे 1800 का एनुअल इंटरेस्ट अर्न हो। सो पहले तो हम लोगों को यहाँ पर यह जानना होगा कि मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन कहा है तो हमें दो मैट्रिक्स नोन होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट हमारा 1800 को रिप्रेजेंट करे। तो 1800 चूंकि एक सिंगल वैल्यू यानी 1/1 एलिमेंट, सो हम लोग पिछले लेक्चर के अनुसार अगर बोलें कि 1 अगर एलिमेंट है तो ये मैट्रिक्स जो होगा वो 1/1 ऑर्डर का होगा। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होने के बाद अगर वो 1/1 ऑर्डर का है, इसका मतलब कि 1/1 ऑर्डर का अगर मतलब होता है कि 1 बाई समथिंग यानी 1/n को हम n/1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। सो यहाँ पर 30,000 को अगर टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो पहले हम लोग कंसीडर कर लें कि एक अमाउंट मान लीजिए x है और दूसरा अमाउंट अगर मान लिया जाए कि 30,000 माइनस x है। तो डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्टेड को अगर एक मैट्रिक्स माना जाए जिसको हम लोगों ने एक ए मैट्रिक्स माना और इंटरेस्ट अर्न को अगर एक दूसरे मैट्रिक्स बी से अगर रिप्रेजेंट करें और उसके इंटरेस्ट को हम लोगों ने यहां लिखा। अब अगर ए और बी का प्रोडक्ट जो कि एक इंटरेस्ट का मैट्रिक्स बनेगा तो ए बी का प्रोडक्ट 1800 होना चाहिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब दोनों मैट्रिक्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें सिमिलर उसी तरीके से जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। अब यहां पर सिंगल रो है हमारा पहले मैट्रिक्स में और सिंगल कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में, सो प्रोडक्ट भी उसी टाइप से होगा यानी x मल्टीप्लाइड बाई 5% और 30,000 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 7%। अब इस टर्म में देखा जाए दोनों तरफ मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम और उसका बीच के साइन इक्वल है यानी इक्वल मैट्रिसेस, और इक्वल मैट्रिसेस है तो हम लोग अगर दोनों साइड अगर इक्वेट करें इक्वलिटी मैट्रिक्स के कंसेप्ट के अनुसार तो इक्वेट करने पर ये हमारा कुछ इस टाइप से होगा। अब अगर हम लोग फर्दर अगर इसे सॉल्व करें यानी 5% और 7% को 5/100 और 7/100 लिखें और इसे अगर फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 15,000 आएगा
यानी कि 15,000 यानी एक x का वैल्यू 15,000, तो दूसरा अमाउंट जो इन्वेस्टेड होगा वो 30,000 माइनस 15,000, सो अगेन 15,000। तो इस तरीके से अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो बॉन्ड में, दोनों बॉन्ड में जो एनुअल इंटरेस्ट अर्न होगा वो 1800 होगा। सिमिलर क्वेश्चन 2000 के लिए सेम टाइप से काम को करेंगे, यानी कि ए बी बराबर 20,000। फिर से अगर उसी तरीके से अगर सॉल्व करें और इसे फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमारा फिर से x का वैल्यू 5,000 ऑब्टेन करेगा और 5,000 एंड 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 फिर से एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कि एक बुक शॉप है जिसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है। तो बुक का एक मैट्रिक्स बनेगा और सिमिलरली दूसरा मैट्रिक्स उसके सेलिंग प्राइस का, और कहा जा रहा है कि टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है जब, यानी टोटल अमाउंट क्या रिसीव हो रहा है अगर ऑल बुक्स को अगर सेल कर दिया जाए मैट्रिक्स अलजेब्रा के हेल्प से, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से। तो हम लोगों ने ए मैट्रिक्स माना बुक्स के संख्या को, यानी बुक्स के डिफरेंट संख्या, चूंकि डजन था तो हम सभी में 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारा ये इस टाइप का ए मैट्रिक्स। उसके सेलिंग प्राइस का अगर हम मैट्रिक्स बनाए तो बी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैट्रिक्स इस तरीके से इसलिए बनाया जा रहा है कि जो भी अमाउंट होगा वो 1/1 ऑर्डर का, तो 1/1 ऑर्डर तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स को हम 1 बाई समथिंग ऑर्डर, जैसा मैंने पिछले बार बताया पिछले क्वेश्चन में, और दूसरा मैट्रिक्स हमारा समथिंग बाई 1 ऑर्डर का होना चाहिए, यानी 1/n और n/1 ऑर्डर का अगर होगा तो उसी तरीके से ए बी को हम लोग इस तरीके से डिजाइन किए या फॉर्म किए। फर्दर अगर ए बी का अगर प्रोडक्ट करें तो वही हमारा मैट्रिक्स जो होगा मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, यानी मैट्रिक्स ऑफ अमाउंट कलेक्टेड। तो अगर ए बी का अगर प्रोडक्ट करें और फर्दर इसे फिर से उसी तरीके से सॉल्व करें तो ये हमारा वैल्यू 20,160 प्रोवाइड करेगा। अब चूंकि ये टोटल अमाउंट का मैट्रिक्स है तो ये जो अमाउंट 20,160 जो होगा वो अमाउंट कलेक्शन होगा अगर पूरे बुक्स को अगर सेल कर दिया जाए तो, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करने के लिए पहले ही एक कंडीशन दिया, डिफरेंट मैट्रिसेस का ऑर्डर प्रोवाइडेड है। अब उस पर डिपेंड करके कुछ कंडीशंस का यूज किया जा रहा है। जैसे पहला टर्म दिया गया कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई एंड डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो पी वाई अगर डिफाइंड है इसका मतलब कि पी का नंबर ऑफ कॉलम्स और वाई का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, और फिर डब्ल्यू वाई अगर डिफाइंड है यानी डब्ल्यू का कॉलम की संख्या और वाई के रो की संख्या सिमिलर होना चाहिए, और फिर पी वाई और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर हमारा सेम होगा, तभी हम एडिशन यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं या ऐड हो सकता है। तो इसी कंडीशंस पर हम लोग काम करें। जैसे पहला देखें कि पी का ऑर्डर, मैट्रिक्स पी का ऑर्डर है पी बाई के एंड वाई का ऑर्डर है 3/k। सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए हमारा पी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स यानी k जो होना चाहिए वो 3 के बराबर होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आएगा पी वाई का उसका ऑर्डर जो होगा वो पीके के बराबर होगा, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स को अगर देखें, यानी सेकेंड मैट्रिक्स यानी प्रोडक्ट डब्ल्यू और वाई का अगर देखें, यानी पहले इसी टर्म को अगर लिखना चाहें जो जो हम लोगों ने यहां समझाया कि पी वाई का एग्जिस्टेंस तब होगा जब के का वैल्यू 3 के बराबर हो और पी वाई का ऑर्डर पी और के बराबर होगा, जैसा हमने यहां समझा। सिमिलरली डब्ल्यू वाई के बारे में अगर बोले तो n/3 और ये 3/k दोनों वैल्यू 3 यानी कि प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस है, और इसका जो ऑर्डर होगा आफ्टर प्रोडक्ट वो n/k ऑर्डर का होना चाहिए, जैसा हमने यहां पर लिखा, यानी n/k w/y का ऑर्डर और p/k हमारा py का ऑर्डर। अब इसे ऐड होने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो यहां पर k तो बराबर है, सो p बराबर n होना चाहिए और k बराबर 3 एक अनदर कंडीशंस है। तो
ये एडिशन मेरा मीन्स पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई तब डिफाइंड होगा जब p बराबर n हो। सो p बराबर n और k बराबर 3, ये हमारा प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए इस टाइप के एग्जिस्टेंस के लिए। सो हम लोग अगर करेक्ट आंसर अगर बोले सो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर और भी सिंपल, पिछले वाले से भी सिंपल, 7x माइनस 5z। तो 7x का ऑर्डर वही होगा जो x का ऑर्डर होगा और 5z का ऑर्डर वही होगा जो z का ऑर्डर होगा। दोनों के ऑर्डर को अगर देखें तो 2/n और 2/p, जहां पर एक स्पेशल टर्म हमको दिया हुआ है कि n और p आपस में बराबर है। अब हम अपने रिजल्ट को अगर देखें तो 2/n और 2/p, सो n और p में से किसी एक को दूसरे में रिप्लेस कर लिया जाए। तो अगर हम यहाँ pn को अगर p के रूप में करें, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का फिर हमको सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो, इसी कारण से n और p को बराबर रखा गया। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग लॉजिकली ये सोचेंगे कि n बराबर p रखें कि p बराबर n। तो यहाँ पर ऑप्शंस को थोड़ा देखना होगा कि यहाँ पर 2/p का कोई केस है नहीं, यानी यहाँ पे 2/n का केस है। सो अगर हम n को अगर मींस p को अगर n के बराबर अगर लिखें तो हमारा दोनों ही मैट्रिसेस, जैसा पहले मैंने ऐसा लिखा, इसके बाद वाले टर्म में चूंकि n बराबर p है तो हमारा दोनों ही मैट्रिक्स 2/n ऑर्डर का होगा। अब दोनों मैट्रिसेस 2/n ऑर्डर का या 2/p ऑर्डर भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें करेक्ट ऑप्शंस मैच करने के लिए हम लोगों ने यहाँ 2/n ऑर्डर लिया। अब दोनों मैट्रिसेस का अगर डिफरेंस करेंगे तो आफ्टर डिफरेंस मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होता है जो पहले दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर था। सो इसका रिक्वायर्ड ऑर्डर 2/n होना चाहिए या होगा, और यही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।